नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विजय में फिर से स्वागत करता हूँ। अर्थव्यवस्था को हम प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें आपका पहला लेसन कमेंट हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे दूसरा लेसन। पहले लेसन में हमने प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और भारत में नियोजन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो प्रवृत्तियां कैसी हैं, नवीन प्रवृत्तियां कैसी हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पिछले टॉपिक में हमने सिर्फ अर्थव्यवस्था का परिचय जाना था। किसका? अर्थव्यवस्था का परिचय जाना था। आज हमारे टॉपिक रहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां। उससे पहले आपको 2 या 3 कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से देखिएगा। एक होता है अविकसित, आपको ये कीवर्ड ध्यान में होना चाहिए। पहली बात, अविकसित, अविकसित, विकसित, विकासशील। 4 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था का अगर बड़ा चैप्टर हो, 12th का हो अगर, या आप कॉलेज लेवल पे काम करें। अर्धविकसित यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो अर्ध यानी आधि विकसित है। कैसी है? आधि विकसित है। अविकसित यानी जिसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, जिसका बिल्कुल भी विकास न हुआ, ये एकदम नगण्य है। क्या है? नगण्य है। विकसित, विकसित कैसी? यानी जिस अर्थव्यवस्था का, या कह सकते हो जिस कंट्री का या जिस देश का पूरा विकास हो चुका हो, वो किस में कैलकुलेट करेंगे? विकसित में। किस में करेंगे? विकसित में। विकासशील यानी विकास की ओर अग्रसर है, विकास की ओर अग्रसर है, विकास की ओर अग्रसर। ये आपको कीवर्ड पता होने चाहिए। इसके द्वारा आप अर्थव्यवस्था को आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक है। अब देखिएगा विकसित। विकसित में आपकी जैसे मान लो कि कंट्रियां कैसी आती है। अमेरिका, अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? विकसित राष्ट्र है। तो उसकी अर्थव्यवस्था भी कैसी है? विकसित है। हाँ, ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका है, आपका जापान है, कई प्रकार की कंट्रियां हैं। सर अविकसित कैसी कंट्री है? अविकसित कैसी? यानी जो आपके अफ्रीकी देश हैं। कौन से देश? अफ्रीकी देश। जो अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं, उनके अंदर कुछ प्रकार के देश आते हैं जो अविकसित में आते हैं। अर्धविकसित यानी जो अभी कंट्री में विकास कर रहे हैं, जैसे आपका कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, चेक गणराज्य हो गया, ये सारी की सारी। विकासशील, विकासशील के अंदर हम इंक्लूड करते हैं अपने भारत को भी। किसको इंक्लूड करते हैं? भारत को। किसको इंक्लूड करते हैं? भारत को। और बाकी कंट्री जो भी आती है, भारत है, पाकिस्तान है, आपका नेपाल है, भूटान है, ये विकासशील यानी विकास की ओर अग्रसर है। आपको ये 4 या 5 वर्ड आपको याद होने चाहिए अच्छे से, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कौन सी व्यवस्था है, कौन सी नहीं है। ठीक है, ये इनके कीवर्ड थे। ठीक है। अब शुरू करेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहले जान लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो 1947 जब देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, तो हमारे सामने एक जर्जर अर्थव्यवस्था थी, यानी एक टूटी फूटी अर्थव्यवस्था। क्योंकि अंग्रेजों ने इस प्रकार से हमारा शोषण किया था, ना कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण इस प्रकार से किया था कि हम उस हालात में नहीं थे, या उस हाल में नहीं थे कि एकदम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे सकें। तो इसके बाद में क्या हुआ था, हमने पिछले लेसन में हमें चर्चा कर चुके हैं। 1950 में एक निकाय की स्थापना होती है। वो क्या करती है? भारत के लिए कार्य करती है। और किसके लिए? दीर्घकाल नीतियां बनाती है। हम इसे योजना आयोग के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? योजना आयोग के नाम से जानते हैं। और ये धीरे धीरे कार्य करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा हमारे अंदर ग्रोथ नहीं हुई। क्या ग्रोथ नहीं? जो वृद्धि होनी चाहिए थी अर्थव्यवस्था में, जो वृद्धि होनी चाहिए थी, वो वृद्धि नहीं हो पाई। जो वृद्धि प्लस में होनी चाहिए थी, वो वृद्धि हम नहीं देख पाते। फिर क्या होता है भारत के अंदर 1990 में, कब? 1990 में भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर होगी। किस प्रकार से? देखिएगा, इसके अंदर 3 वर्ड यूज करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं, एक तो उदारीकरण,
उदारीकरण, एक होगा आपका वैश्वीकरण, एक होगा आपका निजीकरण। ये तीनों वर्ड हैं 1990 में। 1990 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम से चरमरा चुकी है। कैसे चरमरा चुकी है? जो आपकी मूल्यवृद्धि है यानी महंगाई है वो पीक पे पहुंच गई है। महंगाई पीक पे पहुंच गई है, इसका अर्थ कि महंगाई अपनी चरम सीमा को पार कर रही थी और जो सरकार है, सरकार का जो खजाना है निरंतर वो क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। सरकारी खजाना निरंतर क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है और आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वो उस समय वित्त मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? वित्त मंत्री। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं, पिछली सरकारों में क्या रह चुके हैं? वित्त मंत्री रह चुके हैं और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अब क्या होता है कि भारत क्या करता है? भारत करता है क्या है? भारत काफी महंगाई है, महंगाई है बहुत ज्यादा महंगाई है। तो भारत क्या करता है कि दो बड़ी संस्थाएं, एक तो वर्ल्ड बैंक, क्या कह सकते हैं? वर्ल्ड बैंक। कौन सी? वर्ल्ड बैंक। और एक आपका होता है और आपका क्या बोलते हैं जिसे WMF, वर्ल्ड बैंक। और एक होता है मुद्रा बैंक। कौन सा? मुद्रा बैंक। वर्ल्ड मॉनेटरी फंड यानी मुद्रा बैंक होती है ये, ठीक है। ये तो वर्ल्ड बैंक है, ये मुद्रा बैंक है। इन दोनों से क्या करता है कि सहायता की मांग करता है। क्या करता है? सहायता की मांग करता है, लोन की मांग करता है। किसकी मांग करता है? लोन की। तो भारत को लोन देने के लिए संस्थाएं पहले राजी नहीं है, बिल्कुल सी सहमत नहीं है, लेकिन फिर सहमत कैसे होगी? तो क्या करेगी कि सशर्त लोन देगी। क्या देगी? सशर्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। सशर्त क्या करेगी? सशर्त। और क्या कहेगी कि आप ये चीजें करें। क्या करें? ये चीजें। तो भारत इन शर्तों को मानता है और फिर एक बड़ा बदलाव भारत के अंदर देखने को मिलता है। फिर अपनी अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है? प्रगति की ओर अग्रसर होती है। तो ये तो बात हो गई इसकी इंट्रोडक्शन की। अब बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का स्वरूप रखती है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार का स्वरूप रख सकती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। कैसे सर? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित। कैसे? भारत अविकसित अर्थव्यवस्था भी है। कैसी है? अविकसित। दूसरी विकासशील। कैसी है? दूसरी है आपकी विकासशील। यानी भारत इन दोनों गुणों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? यानी ये दोनों गुण भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मौजूद हैं, जिसके कारण हम इसे कहते हैं अविकसित भी है भारतीय अर्थव्यवस्था और विकासशील भी है। इस लेसन के अंदर चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे हम? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की दोनों विशेषताएं पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अविकसित, फिर पढ़ेंगे विकासशील। क्या पढ़ेंगे? अविकसित और फिर विकासशील। पहले शुरू करेंगे हम अविकसित अर्थव्यवस्था। इसकी हेडिंग डालनी है आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित रूप में। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, आपको हेडिंग डालनी है भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित रूप में। कैसे? देखना, पहला तो पॉइंट याद करते हैं। जो भारत के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति जो आय है, सीधी सीधी बात है, पिछले लेसनों में हम चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी कौन सी होती है? प्रति व्यक्ति आय। कौन सी आय? प्रति व्यक्ति आय। अब अविकसित का रूप पढ़ रहे हैं। कौन सा रूप पढ़ रहे हैं? अविकसित का। अगर प्रति व्यक्ति आय अगर आपकी ज्यादा है तो आप क्या मानेंगे? विकसित हो। क्या हो? विकसित। लेकिन इंडिया में क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? काफी नीचे। प्रति व्यक्ति आय क्या है? काफी नीचे ग्रोथ है। कैसे? अगर भारतीय प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो 2015 के आंकड़ों के तहत, कितने के? 2015 के आंकड़ों के तहत भारत की प्रति व्यक्ति आय है जो समथिंग आपके 1000 या कह सकते हो $1000 के मुकाबले नहीं है। अमेरिकी डॉलर $1000 के मुकाबले भी नहीं है, यानी इससे भी कम ग्रोथ कर रही है। यानी जो व्यक्ति है उसको अगर डिवाइड करें जनसंख्या से तो ये इसकी ग्रोथ रेट है वो काफी कम है। तो पहला आंकड़ा आपको बताता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। सिंपल देखो, ये आंकड़ों इनमें कुछ नहीं देखा, आपको ध्यान करना है कि प्रति व्यक्ति आय अगर वृद्धि कर रही है कंटिन्यू तो क्या है? आपकी विकसित अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये क्या है? नीचे है। क्या है? ग्राफ नीचे है काफी अमेरिका के मुकाबले। हम डॉलर के मुकाबले गणना करते हैं क्योंकि अपना जो मार्केट है, शेयर मार्केट, वो किसके चलता है? डॉलर के मुकाबले चलता है। ठीक है, तो ये पहला आपका टॉपिक है।
दूसरा पॉइंट इसके अंदर पढ़ते हैं, जीवन की निम्न गुणवत्ता। जीवन की निम्न गुणवत्ता कैसे सर? देखिए, जीवन की गुणवत्ता कौन डिसाइड करेगा? लाइफ का स्टैंडर्ड, इसे लाइफ कह सकते हैं, इसे स्टैंडर्ड कहते हैं, क्वालिटी। कौन स्टैंडर्ड करता है? देखिएगा, एक तो आपका ज्ञान, एक आपका स्वास्थ्य। एक तो आपका ज्ञान, एक आपका स्वास्थ्य। ज्ञान की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, अगर बात करें ज्ञान की, ज्ञान यानी शिक्षा। क्या? शिक्षा। शिक्षा का स्तर देखें तो जो 2011 की जनगणना है, कौन सी? 2011 की जनगणना, उसके तहत भारत की जो साक्षरता है वो कितनी है? 74.04 है। कितनी है? 74.04 है। 74.04% ही क्या है? साक्षर है। तो ये साफ साफ बताता है कि जब तक जनसंख्या 90% से बाहर साक्षर ना हो तो किस में इंक्लूड करेंगे? अविकसित में। किस में करेंगे? अविकसित में। ठीक है सर, ये बात हो गई। साक्षरता आपकी बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा, स्वास्थ्य की बात करें, किसकी बात करें? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य को हम कैलकुलेशन करते हैं जीवन प्रत्याशा से। कैसे करते हैं? जीवन प्रत्याशा। पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु। क्या? औसत आयु। जो भारत की जीवन प्रत्याशा है वो कितनी रह रही है? जीवन प्रत्याशा हमारी कितनी रह रही है? 67 से 68 ये रह रही है। ये तो 2014 के आंकड़े हैं, ये 2016-17 के आंकड़े हैं, और अब थोड़ा सा बढ़ती हुई है, इसके अंदर 68.9 कुछ समथिंग, यानी 69 आ रहे हैं। 69 आ रहे हैं। तो ये आंकड़े भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि औसत एज जब आपकी 80 से बाहर होती है, चाइना देखिए, अमेरिका देखिए, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मान सकते हैं, जिसके कारण इनकी क्या है, जो जीवन प्रत्याशा दर है वो क्या है? ज़्यादा है। ये औसत है। जीवन प्रत्याशा दर क्या है? ये औसत दर है। क्या है? औसत दर। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका होता है जीवन की निम्न गुणवत्ता। तीसरा पॉइंट आपका रहता है गरीबी की समस्या। कौन समस्या? गरीबी की समस्या। गरीबी की समस्या। गरीबी की समस्या की बात करें तो गरीब किसे कह सकते हैं? देखिएगा, गरीब यानी जिनको जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो। किसकी प्राप्ति नहीं हो? मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं हो। मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? गरीब कह सकते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीजें अगर व्यक्ति को, ये मतलब आधारभूत, एक व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, परिवार के लिए आधारभूत चीजें हैं, ये अगर कंप्लीट नहीं होती है तो भी ये कौन सी अर्थव्यवस्था में कैलकुलेशन की जाएगी? अविकसित अर्थव्यवस्था में। किसमें? अपन देखते हैं बीपीएल, एक वर्ड जाना पता ना, आपको पता है बीपीएल क्या फुल फॉर्म होती है सर? इसका फुल फॉर्म होती है बिलो पुअर लाइन। बिलो यानी नीचे, पुअर यानी गरीबी, लाइन यानी रेखा, यानी गरीबी रेखा से नीचे। अब अपने यहाँ पर एक आंकड़े दे देते हैं, एक विद्वान का नाम है सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर कहते हैं कि भारत के अंदर, कौन, नाम क्या है इनका? एक विद्वान है, गरीबी का मापन करते हैं, सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर, इनके अनुसार भारत के अंदर 2011-12 के अंदर 21.92% क्या है? गरीब निवास करते हैं। कितने? 21.92। कितने? 21.92। यानी ये आंकड़ा कहता है कि भारत के अंदर अभी भी 21.92 व्यक्ति को एक समय का खाना नहीं मिल पाता, उनको कपड़े नहीं मिल पाते, उनके पास आवास नहीं है। समझ में आ रही है बात? यानी कितने लोग हैं जो अभी एक समय का, जिनको खाना नहीं मिल पाता, कपड़े नहीं मिल पाते, जिनको आवास नहीं मिल पाता। ये सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट है। और 10th के बच्चों को ध्यान रखना अच्छे से, ये क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकल छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर गरीब लोग कितने हैं? तो 21.92। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इनको वापस। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता।
कृषि की बात करें तो कृषि पर क्या है, बहुत ज़्यादा निर्भर है हम लोग, और जितना ज़्यादा अगर कृषि पर निर्भर रहेंगे उतने ही क्या होगी, हमारे अंदर अविकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण होंगे। कैसे? जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब देश का 72% समुदाय, कितना, 72% लोग किस पे निर्भर थे, कृषि पे। किस पे? कृषि पे थे। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बदली है, कहें 2012-13 या 15-16, तो ये अभी भी क्या है, 49% से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, 49% से ज़्यादा लोग भी क्या कर रहे हैं, कृषि में संलग्न है। किस में संलग्न है? कृषि में। अब देखो होना क्या चाहिए, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अपनी अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन तकनीकी के द्वारा हम कार्य करें जिसके द्वारा जो रोजगार में लगे हुए यहाँ पे कम होने चाहिए, इनका इनपुट कम हो, आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका कौन सा सेवा क्षेत्र बढ़ेगा ना, कौन सा, जितना ज़्यादा सेवा क्षेत्र ग्रोथ करेगा, कौन सा, सेवा क्षेत्र, कौन सा, सेवा क्षेत्र, उतनी ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कौन सा क्षेत्र बढ़ना चाहिए, सेवा क्षेत्र। ये प्राथमिक क्षेत्र वृद्धि कर रहा है, इससे नहीं होगा। सेवा क्षेत्र वृद्धि करें, या दूसरा आप कह सकते हो जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, ये वृद्धि करें, ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था के घोषक होते हैं। लेकिन भारत में अभी भी क्या है, 49% लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है। पांचवा कारक है जनांकीय कारण। पहले आप इस वर्ड को समझिए, जनांकीय कारण किसे कहते हैं, यानी जनसंख्या का वैज्ञानिक और सांख्यिकी, वैज्ञानिक और सांख्यिकी विज्ञान ही क्या कहलाता है आपका, जनांकीय। यानी जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं, जैसे आप देखते हो आपके क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा दर है, आपका लिंगानुपात है, आपका बाल लिंगानुपात है, ये सारे के सारे देखते हो, ये जनांकीय के कारण है। क्या है, जनांकीय के कारण है। जनांकीय कारण में क्या होता है कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और सांख्यिकी विधि से, किस विधि से, सांख्यिकी विधि से, इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स, किस विधि से, स्टैटिक्स विधि से इन आंकड़ों को निकाला जाता है। अब दिक्कत क्या है सर, दिक्कत क्या है कि भारत के अंदर साक्षरता दर तो क्या है, कम है, साक्षरता दर तो क्या है, कम है, मृत्यु दर, जन्म दर, बाल मृत्यु दर, ये चीजें क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, लिंगानुपात कम है। तो ये क्या पैदा करता है, असमानता बताता है। क्या बताता है, असमानता। जितना जनांकीय के आंकड़े आपके सुदृढ़ होंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। अगर हम देखें लिंगानुपात की बात करें तो 928 ही है, शिक्षा की बात करें 64.04 ही है, बाल मृत्यु दर देखें तो काफी ज्यादा ग्रोथ कर रही है। बाल मृत्यु दर समझना, बाल मृत्यु दर क्या होता है कि मतलब जब महिला प्रसव में होती है तब क्या होता है कि बच्चों की मौत का जो रेट है वो ज्यादा है, जिसके कारण कई बार जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा रहता है, जो भी क्या है हमारे लिए एक अच्छा घोषक नहीं है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्या है, अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर हमें काम करना होगा। जितनी ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होगी, जितनी ज्यादा शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, वह एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम का घोषक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके जनांकीय के कारण है। ठीक है, अगला कारण है बेरोजगारी की समस्या। किसकी समस्या, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या कहें तो यानी बेरोजगार किसे कहते हैं, बेरोजगार उसे कहेंगे यानी जो रोजगार करने का इच्छुक है, रोजगार करने का इच्छुक है लेकिन उसे मनचाहा रोजगार या कह सकते हो जो अपनी अर्थव्यवस्था यानी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ऐसा रोजगार उसको प्राप्त नहीं होता। सर भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई, बेरोजगारी भी अलग अलग प्रकार है। भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, ध्यान से सुनना। भारत में बेरोजगारी पाई जाती है संरचनात्मक, कौन सी, संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोजगारी। भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक और छिपी बेरोजगारी। ध्यान से सुनना, संरचनात्मक और छिपी बेरोजगारी कैसे करते हैं। संरचनात्मक और छिपी बेरोजगारी, संरचनात्मक में क्या होता है कि जो आपका संरचना है, जो आपका संरचना है वो क्या होती है, बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है कि मान लो सरकार क्या करती है, कभी तो कहीं पर रोड बना रही है, कहीं पर उसको तोड़ के पुल बना रही है, यानी बार बार निर्माण कार्य होते हैं, संरचनाएं बदलती रहती है। क्या होता है, संरचनाएं बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं है, जिसके कारण कई लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। क्या होता है, रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। कैसे, संरचनाएं बदलती है,
संरचनाएं बदलती है, यानी जो उसका आधार बेस है वो बदलता है। मान लो सरकार ने, मान लो कोई बड़ा उद्योग लग रहा था, उसको समाप्त करके निजीकरण में दे दिया, तो वहां से जो रोजगार कर रहे थे व्यक्ति, उनका क्या होगा? गड़बड़ होगा, तो बेरोजगार हो जाएंगे। एक छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी कैसे होते हैं? यानी काम में संलग्न तो है, लगा हुआ तो है, लेकिन उसका योगदान क्या है? नगण्य है। कैसे? मान लो एक कृषि कार्य कर रहा है, मान लो ये कोई फैमिली है, मान लीजिएगा ये कोई फैमिली है, ये सारे मिलकर कृषि कार्य करें, मान लो ये 8 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 8, और कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो इसके अंदर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि किस व्यक्ति का कितना योगदान है। अगर इनको औसत करें तो ये बेरोजगारी की स्थिति में बिल्कुल आते हैं। वैसे मान लो कि आपने कृषि की 4 महीने 5 महीने या मान लो पूरे साल भी करते हो, 10 व्यक्ति, पूरा परिवार का परिवार लग रहा है, अगर उनका औसत सैलरी की बात करें तो वह मान लें कि आपकी जो औसत सैलरी होती है उससे भी क्या रहती है? कम रहती है। क्या रहती है? कम रहती है। कैसे? कि मान लो आपकी जो प्रति व्यक्ति आय है जो होनी चाहिए उससे भी क्या आती है? कैलकुलेशन कम आती है। कैसे? मान लो कि मैं हूँ, आप हैं, कृषि कार्य में काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वो जो आउटपुट आ रहा है वो इतना कम है कि उसको हम प्रति व्यक्ति आय के द्वारा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, या कह सकते हो कि रोजगार की श्रेणी में उसको नहीं रख सकते। किसकी श्रेणी में नहीं रख सकते? रोजगार में। तो 2 प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है, तो रचनात्मक बेरोजगारी, एक छिपी बेरोजगारी। चलिए आगे पॉइंट बात करते हैं, 7वें पॉइंट। मैं इनको रब कर रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं। सातवें पॉइंट की बात करें तो हमारे यहां पर पिछड़ी हुई तकनीकी। कैसी तकनीकी है? पिछड़ी हुई तकनीकी। पिछड़ी हुई तकनीकी, तकनीकी टेक्नोलॉजी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टेक्नोलॉजी। कैसे पिछड़ी हुई तकनीकी? कैसे है पिछड़ी हुई तकनीकी की बात करें तो भारत के अंदर जो कार्य करने की, या कह सकते हो औद्योगिक क्षेत्रों में जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो मशीनें काम में लाई जा रही है या जो टेक्नोलॉजी काम में लाई जा रही है वो इतनी पुरानी है कि उनसे उत्पादन उतना नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं। उतना उत्पादन नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं। यानी उत्पादन क्या होना चाहिए? ग्रोथ करना चाहिए ज्यादा, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है? उल्टा होता है। कच्चा मटेरियल लगता है ज्यादा। क्या होता है? जो कच्चा माल है वो तो लग रहा है ज्यादा, श्रमिक भी लग रहे हैं ज्यादा, आपकी जो पावर है या कह सकते हो शक्ति, बिजली, इसके अंदर सारे इंक्लूजन होते हैं, ये सारे के सारे लग तो क्या रहे हैं? ज्यादा, और आपका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? कम आ रहा है। क्या आ रहा है? आउटपुट कम आ रहा है। कारण क्या है? जो आपकी तकनीकी है, आपकी टेक्नोलॉजी है वो कमजोर है। क्या है? कमजोर है। कैसे? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे बात करें भारत की तकनीकी, जो विकसित राष्ट्र है उनके मुकाबले या विकासशील राष्ट्र उनसे क्या है? कमजोर है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जापान है। क्या है? जापान। पहले क्या सोचते थे कि जिस देश के पास जितने ज्यादा संसाधन है, जिस देश के पास जितने ज्यादा संसाधन है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? समृद्ध होगा। लेकिन जापान ने इस चीज को गलत साबित कर दिया। जापान के पास संसाधन तो सीमित है, संसाधन तो सीमित है। क्या है? संसाधन तो सीमित है, लेकिन इसने ये साबित कर दिया अपनी तकनीकी से। किससे? तकनीकी से, कि संसाधनों से कुछ नहीं होता, संसाधनों को प्रयोग करना आना चाहिए अच्छे से। कैसे? कि मान लो जापान की बात करें तो विश्व में अगर कई परमाणु हमले हुए हैं तो वो जापान पे हुए हैं। कहां पर हुए? जापान पे। और सबसे ज्यादा अगर प्राकृतिक आपदाओं से कोई जूझता है, सबसे ज्यादा कोई प्राकृतिक आपदाओं से कोई जूझता है तो वो कौन सा देश है? जापान है। आप सुनते हैं कई बार सुनामी सबसे ज्यादा यहाँ आती है, सुनामी सबसे ज्यादा यहाँ पर आती है। फिर भी जापान अपनी तकनीकी के माध्यम से आज पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाता है। तो इसका सीधा सीधा गोता क्या है कि आपकी जितनी तकनीकी स्ट्रांग होगी उतनी यदि आपकी क्या होगी? अर्थव्यवस्था, या कह सकते हो कि आपकी जो जितनी भी प्रकार की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय वो मजबूत होगी, क्योंकि आपकी तकनीकी ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को अग्रसर कर सकते हैं। नहीं तो आपकी तकनीक किस में कैलकुलेट होगी? विकसित में। तो तकनीकी में भी हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये 7 परिस्थितियां होती हैं। एक लास्ट परिस्थिति बताता हूं, अन्य कारण भी आते हैं कई प्रकार के। भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर अर्थव्यवस्था है, अविकसित है, जिसके अंदर 8वां पॉइंट हम कैलकुलेशन करते हैं, जिसके तहत अन्य विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं? अन्य विशेषताएं। यानी अगर बात करें तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसके अंदर, लेकिन अन्य विशेषता हम देखें कौन कौन से।
अन्य विशेषताओं में बात करें, जननांग के कारण आपके पहले आ गए, शिक्षा की दर वो भी कम आ रही है। असमानता, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव तो इसका पड़ता है, असमानता। असमानता कैसे सर? यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि विभिन्न प्रकार के समुदाय निवास करते हैं, लैंगिक भेदभाव ज़्यादा है, लैंगिक भेदभाव ज़्यादा है। कैसे कि जो महिला मजदूर हैं उनको इतनी दर नहीं मिल पाती पुरुषों के मुकाबले, कार्य वही सेम है लेकिन वो इतनी दर नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनका पूरा योगदान इस अर्थव्यवस्था में नहीं रह पाता। अगला कारण क्या है? लैंगिक असमानता हो गई। दूसरी क्षेत्रीय असमानता। कौन सी समानता? क्षेत्रीय असमानता, यानी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर संसाधन अलग अलग है, अगर उनका सामंजस्य काम करें तो ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट अच्छे तरीके से हो सकती है। तो ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।